ईयर 2025, रंगपुर के एक हिंदू मोहल्ले पर हमला होता है। घर लूटे जाते हैं, आग लगाई जाती है, परिवार जान बचाकर भागते हैं। 18 दिसंबर 2025, दीपू चंद्र दास, एक हिंदू गारमेंट वर्कर पर ब्लास्फेमी का आरोप लगाया जाता है। भीड़ उसे पीटती है, पेड़ से बांधती है और फिर जला देती है। बाद में पुलिस कहती है आरोपों का कोई सबूत ही नहीं मिला, लेकिन तब तक एक और जिंदगी खत्म हो चुकी थी। दिसंबर 2025, बांग्लादेश की सड़कों पर एक और लाश गिरती है। नाम समीर कुमार दास, उम्र सिर्फ 28 साल, पेशा था ऑटो ड्राइवर। न्यू ईयर इवनिंग 2026 से ठीक पहले एक और नाम, खोकन चंद्र दास, एक हिंदू व्यापारी। रास्ते में रोका गया, चाकुओं से हमला किया गया और फिर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। कुछ दिन बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया। तारीखें बदलती जाती हैं, नाम बदलते जाते हैं, लेकिन पैटर्न वही रहता है, हिंदू, भीड़ और मौत। अब नंबर्स देखिए, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 2025 में कम से कम 71 ब्लास्फेमी लिंक्ड घटनाएं दर्ज होती हैं। मॉब अटैक्स, घरों और मंदिरों की तोड़फोड़, एक्सपल्सन्स और किलिंग्स। 90% से भी ज्यादा विक्टिम्स हिंदू, इनमें से 15 to 17 इयर्स के नाबालिग तक शामिल हैं। दोस्तों, 5 अगस्त 2025 के बाद से जब शेख हसीना ने देश छोड़ा, तब से अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए बांग्लादेश नरक से भी बदतर जगह बन गई है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर और उनकी आस्थाओं के केंद्र पर लगातार कई हमले हो रहे हैं। अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाला बांग्लादेश का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन द बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल यानी BHBCUC के अनुसार सिर्फ 4 से 20 अगस्त 2024 के बीच यानी 16 डेज में ही 2010 ऐसे मामले देखे गए जिसमें 9 ब्रूटल मर्डर्स, टेम्पल्स पर अप्रॉक्स 69 अटैक्स और 4 इंसिडेंट्स वायलेंस अगेंस्ट विमेन के शामिल हैं। जबकि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 26 नवंबर 2024 से 25 जनवरी 2025 के बीच 76 हिंदुओं पर हमले, 152 मंदिरों पर हमले और करीब 23 हिंदूज की मौत हुई। दूसरी रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2024 के बाद से 2200 से ज्यादा माइनॉरिटीज पर हमले दर्ज किए गए हैं। दुनिया भी देख रही है। यूनाइटेड नेशंस खुलकर कहता है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। यूके की पूर्व होम सेक्रेटरी सीरियस कंसर्न्स जताती हैं और कहती हैं कि हिंदुओं पर हमले इंटरनेशनल अटेंशन मांगते हैं। अरेस्ट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स आते हैं, लेकिन कन्विक्शन और अकाउंटेबिलिटी अब भी सवालों के घेरे में है। तो दोस्तों, आज के शख्सियत के इस एपिसोड में हम किसी इंसान नहीं बल्कि एक देश के जन्म की कहानी जानेंगे। आज हम बहुत ही विस्तार से देखेंगे कि एक देश के रूप में बांग्लादेश के जन्म होने के बाद से उस देश की राजनीति कैसी रही और हिंदुओं पर इस राजनीति का इम्पैक्ट क्या रहा। कैसे शासक बदलते रहे, कैसे बदलता रहा हिंदुओं का स्टेटस और आखिर कैसे और क्यों हिंदू पॉपुलेशन बांग्लादेश में लगातार डिक्लाइन कर रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ धार्मिक घृणा है या इसके पीछे राजनीतिक प्रतिशोध छिपा है? क्या ब्लास्फेमी के आरोप महज बहाने हैं? आखिर सच क्या है? तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं ईयर 1947 से। इस साल ब्रिटिश राज खत्म हुआ और सब कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में बट गया, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान एक अजीब एक्सपेरिमेंट था। एक देश पर 2 टुकड़े, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, और बीच में 1600 किलोमीटर और पूरा इंडिया। न लैंग्वेज मिलती थी, न कल्चर, न सोच। जोड़ने वाली बस एक ही चीज थी, रिलीजन। ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादातर लोग बांग्ला बोलते थे, मगर पावर पूरी तरह वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में थी। आर्मी, गवर्नमेंट, पैसा और फैसले। 1948 में जिन्ना ने ऐलान किया कि पाकिस्तान की सिर्फ एक नेशनल लैंग्वेज होगी, उर्दू। अब ईस्ट पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ फैसला नहीं, आइडेंटिटी पर हमला था। विरोध हुआ। 1952 में ढाका की सड़कों पर स्टूडेंट्स उतरे। मांग बस इतनी थी कि बांग्ला को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा मिले। जवाब में पुलिस फायरिंग हुई, कई स्टूडेंट्स मारे गए और उसी दिन लोगों को एहसास हो गया कि वे इस देश में सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं।
इसके बाद हालात और बिगड़ते चले गए। पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान की ज्यादा थी, लेकिन डेवलपमेंट वेस्ट पाकिस्तान में हो रहा था। यहाँ फ्लड्स और फेमन, और वहां पावर और फैक्ट्रीज। यहीं से उभरे शेख मुजीबुर रहमान। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान चाहिए, लेकिन इज्जत के साथ। फिर 1966 में ये 6 पॉइंट डिमांड लेकर गए। इनमें ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी की मांग की गई थी, लेकिन जवाब में मिला जेल। लेकिन इससे शेख मुजीबुर रहमान और बड़े लीडर बन गए। फिर आया 1917 का इलेक्शन। ईस्ट पाकिस्तान में आवामी लीग को क्लियर मेजॉरिटी मिली थी। रूल साफ था, मेजॉरिटी सरकार बनाएगी, लेकिन मिलिट्री एलीट और भुट्टो ने सत्ता देने से इनकार कर दिया। सब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मार्च 1971 तक हालत एक्सप्लोसिव हो चुके थे। मुजीब ने कहा कि अगर सत्ता नहीं मिली तो हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे, और वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने तय कर लिया कि अब उन्हें ताकत से कुचलना होगा। और यहीं से इतिहास ने करवट बदल ली। तारीख 25 ऑफ मार्च 1971। ढाका उस रात अजीब तरह से शांत था। सड़कों पर सन्नाटा था, हवा में डर तैर रहा था। लोगों को महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि आने वाली रात हिस्ट्री की सबसे खूनी रात में गिनी जाएगी। उसी अंधेरी रात वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने चुपचाप एक मिलिट्री प्लान को अंजाम देने का फैसला लिया। इस प्लान का नाम रखा गया था ऑपरेशन सर्च लाइट। इसका मकसद बिल्कुल क्लियर था। मकसद था ईस्ट पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ देना, ताकि आजादी की आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाए। इस ऑपरेशन के निशाने पर सबसे पहले थे स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स, आवामी लीग के सपोर्टर्स और बांग्ला आइडेंटिटी से जुड़े लोग। दोस्तों, आधी रात के बाद आर्मी के टैंक्स ढाका की सड़कों पर उतर आए। पहला टारगेट बना ढाका यूनिवर्सिटी, जो बांग्ला कंसेंसस का सबसे बड़ा और सबसे बेहद वृहद सेंटर था। हॉस्टल्स में सो रहे स्टूडेंट्स पर इनडिस्क्रिमिनेटेड फायरिंग की गई। क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज और हॉस्टल्स, हर जगह सिर्फ डेड बॉडीज बिखर गई। पुरुषों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई और महिलाओं पर इनह्यूमन एट्रोसिटीज किए गए। कुछ ही घंटों में पूरा शहर आग, चीखों और डर से डूब चुका था। इसी रात अरेस्ट होने से ठीक पहले शेख मुजीबुर रहमान ने अपना आखिरी मैसेज भेजा। उन्होंने कहा, आज से बांग्लादेश आजाद है, जो जहां है वहीं से रेसिस्टेंस शुरू करो। इसके तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वेस्ट पाकिस्तान ले जाया गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये मैसेज लोगों के दिलों में आग बनकर फैल चुका था। इसे अब कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान नहीं रहा। लोगों ने इसे एक नए नाम से पुकारना शुरू कर दिया था, और ये नया नाम था बांग्लादेश। पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हर तरह से रेजिस्टेंस शुरू हो गया। स्टूडेंट्स, फार्मर्स, टीचर्स, लेबरर्स, हर आम इंसान फाइटर बन गया, और इन फाइटर्स को कहा गया मुक्ति वाहिनी। उनके पास न प्रॉपर वेपन्स थे, न कंप्लीट ट्रेनिंग, लेकिन उनके अंदर जो चीज सबसे ज्यादा थी वो था एंगर, करेज और फ्रीडम की भूख। दोस्तों, ईयर 1971 के अगले महीने में जो कुछ हुआ उसे सिर्फ वॉर कहना सच को छोटा कर देने जैसा होगा। पाकिस्तान आर्मी ने जो किया वो देखकर तो शैतान भी घबरा गया। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी ने गांव के गांव जला दिए। लोगों को रिवर्स के किनारे ले जाकर मार दिया गया। लाखों महिलाओं के साथ मास रेप हुए। फिगर अलग अलग मिलते हैं, लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि 10 से 30 लाख लोग मारे गए। हालात इतने भयावह हो गए कि करीब 1 करोड़ लोग जान बचाकर इंडिया भागने पर मजबूर हो गए। वेस्ट बंगाल, असम और त्रिपुरा में रिफ्यूजी कैंप्स भरते चले गए। अब ये सिर्फ बांग्लादेश का क्राइसिस नहीं रहा, इंडिया पर भी जबरदस्त प्रेशर बढ़ चुका था। अब शुरुआत में इंडिया सीधे तौर पर तो वॉर में नहीं कूदा, लेकिन रिफ्यूजीज का बोझ और पाकिस्तान आर्मी की ब्रूटैलिटी को अब इग्नोर करना इम्पॉसिबल होता जा रहा था। इंडिया में उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। इंडिया ने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग और सपोर्ट देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशंस होने लगे। फिर दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने इंडिया पर एयर अटैक्स कर दिए। इसके बाद तो कोई रास्ता बचा ही नहीं। इंडिया ऑफिशियली वार में उतर आया। अब जो वॉर शुरू हुआ वो ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन बेहद डिसिसिव था। सिर्फ 13 दिनों में इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी ने ईस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान आर्मी को चारों तरफ से घेर लिया। पाकिस्तान आर्मी के पास न एडिक्वेट सपोर्ट बचा था और ना ही लड़ने का मॉरल। तारीख थी 16 दिसंबर 1971, पाकिस्तान के लिए सबसे शर्मनाक तारीख।
इस दिन ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड में पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर कर दिया था। अप्रॉक्सीमेटली 93,000 सोल्जर्स ने हथियार डाल दिए थे और यह हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। उसी दिन बांग्लादेश आजाद हो गया। सड़कों पर लोग रो रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे, लेकिन फ्रीडम के सेलिब्रेशन के पीछे एक बिटर रियलिटी भी खड़ी थी। देश पूरी तरह डिवास्टेटेड हो चुका था, इकोनॉमी बिखर चुकी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गया था और लाखों फैमिलीज उजड़ चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस टूटे हुए देश को संभालेगा कौन? फिर आया नया नाम, शेख मुजीबुर रहमान। जनवरी 1972 में जेल और संघर्ष के लंबे दौर के बाद शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की कैद से रिहा होकर ढाका लौटे। पूरा बांग्लादेश सड़कों पर उमड़ पड़ा। लोग उन्हें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि अपना सेवियर मान रहे थे। उन्होंने एक सेकुलर, डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट बांग्लादेश का सपना दिखाया था, लेकिन जमीनी हकीकत बेहद कठोर थी। 1971 के वॉर ने देश को तबाह कर दिया था। फैक्ट्रीज जली हुई थीं, रोड, ब्रिजेस टूट चुके थे, एग्रीकल्चर बर्बाद हो गई थी और ट्रेजरी बिल्कुल खाली थी। इसी बदहाली में 1974 का फेमाइन आया और जहां हजारों लोग भूख से मर गए। जनता के मन में सवाल उठने लगे, क्या यही आजादी थी? गवर्नमेंट इनएक्सपीरियंस्ड थी, ब्यूरोक्रेसी वीक और ब्लैक मार्केटिंग तेज। हालात काबू में लाने के लिए शेख मुजीब ने पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ाया। इसी सोच के तहत 1975 में उन्होंने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल फैसला ले लिया। ये था बाकसाल, यानी वन पार्टी सिस्टम। इसका मतलब था एक ही पार्टी, एक ही आइडियोलॉजी और पावर एक ही लीडरशिप के हाथ में। बहुत से लोगों को यह कदम डेमोक्रेसी के पीछे हटने जैसा लगा था। इसी दौरान आर्मी के भीतर भी असंतोष पनप रहा था। बांग्लादेश आर्मी नई थी और 1971 के वॉर में लड़ने वाले सोल्जर्स और ऑफिसर्स को वो रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी जिसकी उन्हें उम्मीद थी और जिसके वे हकदार थे। प्रमोशंस में डिस्क्रिमिनेशन के आरोप लगने लगे और धीरे धीरे आर्मी के अंदर एंगर जमा होने लगा। ये एंगर बाहर से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर हालात डेंजरस डायरेक्शंस में जा रहे थे। फिर तारीख आए 15 अगस्त 1975। इस दिन सुबह करीब 4 बजे ये गुस्सा एक भयानक रूप से फूट पड़ा। कुछ जूनियर मिलिट्री ऑफिसर्स ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के घर पहुंचे। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। कुछ ही मिनटों में शेख मुजीबुर रहमान, उनकी वाइफ, उनके बेटे, डॉटर इन लॉ समेत लगभग पूरी फैमिली को मार दिया गया। इस मैसेकर में सिर्फ उनकी 2 बेटियां बची थीं, शेख हसीना और शेख रेहाना, क्योंकि उस समय वे कंट्री से बाहर थीं। पूरे बांग्लादेश पर जैसे सन्नाटा छा गया। जिसने देश को आजादी दिलाई थी वही एक ही रात में मिटा दिया गया। ये बांग्लादेश के हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर था। आपको ये भी बता दें कि इस हत्याकांड के बाद भारत ने शेख हसीना को शरण दी थी। तख्ता पलट और हत्याकांड में शेख हसीना बच पाई थीं क्योंकि वे 15 दिन पहले ही बांग्लादेश से निकलकर जर्मनी चली गई थीं। फिर हसीना की इंदिरा गांधी से बातचीत हुई। उन्होंने भारत में शरण लेने का फैसला लिया। हसीना और उनके पति को लाने के लिए भारत ने फ्रैंकफर्ट विमान भेजा और वे 25 अगस्त 1975 को दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में उनको मिस्टर और मिसेज मजूमदार की नई पहचान के साथ एक सेफ हाउस में रखा गया था। बहरहाल हैरानी की बात यह थी कि शेख मुजीबुर रहमान के किलर्स को शुरुआत में कोई पनिशमेंट नहीं मिली थी, उल्टा उन्हें प्रोटेक्शन दी गई थी। एक स्पेशल लॉ लाया गया था, इंडेमनिटी ऑर्डिनेंस। इसके तहत इन किलर्स पर केस चलाना ही इम्पॉसिबल हो गया। इसके साथ ही बांग्लादेश अचानक सिविलियन रूल से फिसलकर आर्मी डोमिनेटेड पॉलिटिक्स में चला गया। इसके बाद कंट्री में लगातार कू पर कू हो रहे थे। 1975 से 1977 तक सत्ता अनस्टेबल रही। प्रेसिडेंट बदले, मिलिट्री ऑफिसर्स मारे गए और काउंटर कूप होते रहे। इसी केओस के बीच धीरे धीरे एक नाम उभर कर सामने आया, जनरल जियाउर रहमान। जियाउर रहमान को 1971 वॉर का हीरो माना जाता था। उन्होंने रेडियो पर फ्रीडम की अनाउंसमेंट पढ़ी थी और आम लोगों में उनकी इमेज एक स्ट्रिक्ट लेकिन डिसिसिव लीडर की थी। ईयर 1977 में वे ऑफिशियली प्रेसिडेंट बने। उन्होंने साफ कहा कि अब कंट्री को आइडियोलॉजी नहीं बल्कि स्टेबिलिटी चाहिए। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से सेक्युलरिज्म को हटाया और पॉलिटिक्स में इस्लामिक आइडेंटिटी को जगह दी। दोस्तों, यहां आपको एक और बात बताना चाहूंगा। 1971 में जब बांग्लादेश बना तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा था सेक्युलरिज्म, इक्वलिटी और माइनॉरिटी राइट्स।
और उस समय देश की करीब 13 to 14% आबादी हिंदू थी, यानी ये कोई छोटी माइनॉरिटी नहीं थी। कई डिस्ट्रिक्ट्स में इनकी पॉलिटिकल और सोशल प्रेजेंस मजबूत थी, लेकिन आजादी के कुछ ही साल बाद तस्वीर बदलने लगी। अब आते हैं जनरल जियाउर रहमान पर। उन्होंने 1977 से 79 के बीच कॉन्स्टिट्यूशन से सेकुलरिज्म हटा दिए और एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड फेथ इन अल्लाह अलमाइटी जैसे शब्द जोड़ दिए। ये शब्द सिर्फ बदलाव नहीं थे, बल्कि एक क्लियर सिग्नल था कि स्टेट अब रिलीजन नेचुरल नहीं रही थी। और दोस्तों, यहीं से हिंदूज धीरे धीरे वल्नरेबल होते चले गए। लेकिन हिंदुओं का असली शोषण शुरू हुआ जमीन के जरिए। दरअसल एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट को बांग्लादेश में नया नाम मिला था वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट। इसके तहत लाखों हिंदू परिवारों की जमीन यह कहकर छीन ली गई कि मालिक इंडिया चला गया है। गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंट स्टडीज बताती हैं कि 1965 से 2000 के बीच करीब 20 to 25 लाख एकड़ हिंदू लैंड्स ट्रांसफॉर्म हो गई, जिससे 30 to 40 लाख लोग सीधे प्रभावित हुए। और यह मॉब वायलेंस नहीं था, ये लीगलाइज्ड डिस्पोजिशन थी। सेंसस डेटा खुद कहानी बताता है कि 1971 में हिंदूज 13 to 14% थे और 1981 में बचे 12.1%। बहरहाल इसी दौर में जियाउर रहमान ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP। और यहीं से बांग्लादेश की पॉलिटिक्स दो फैमिलीज के बीच फंस कर रह गई। एक तरफ मुजीब फैमिली, दूसरी तरफ जिया फैमिली। लेकिन हिस्ट्री ने खुद को एक बार फिर रिपीट किया। 1981 में जियाउर रहमान की भी मिलिट्री ऑफिसर्स द्वारा हत्या कर दी गई थी। एक बार फिर कंट्री लीडरशिप लेस और अनस्टेबल हो गया था। बांग्लादेश फिर से एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां आगे का रास्ता धुंधला और अनसर्टेन दिखाई दे रहा था, खासकर माइनॉरिटीज के लिए, हिंदुओं के लिए। दोस्तों, फिर साल आया 1981। 1981 में जियाउर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश एक बार फिर इंस्टेबिलिटी में डूब गया था। सिविलियन सरकार कमजोर थी, एडमिनिस्ट्रेशन लड़खड़ा रहा था और आर्मी के भीतर यह सोच मजबूत होने लगी कि कंट्री को डेमोक्रेसी नहीं बल्कि डिसिप्लिन चाहिए। इसी सोच के साथ 1982 में आर्मी चीफ जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने कू कर दिया। प्रेसिडेंट को हटाया गया, पार्लियामेंट डिसॉल्व हुई और मिलिट्री रूल लागू हो गया। इरशाद ने खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया, लेकिन इरशाद समझते थे कि सिर्फ गन के सहारे लंबे समय तक शासन नहीं चलाया जा सकता। इसलिए उन्होंने पॉलिटिकल कवर भी तैयार किया था। जातीय पार्टी बनाई गई, इलेक्शंस कराए गए, लेकिन सबको दिख रहा था कि डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की थी, उनकी सोल गायब थी। इसकी सत्ता को लीगलाइज करने के लिए इरशाद ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया था और इस्लाम को स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया था। मकसद साफ था, रिलीजियस सपोर्ट हासिल करना और अपोजिशन को कमजोर करना। इस फैसले के बाद रिलीजियस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ओपनली नॉर्मलाइज हो गई। टेंपल्स पर अटैक्स बढ़े, दुर्गा पूजा के दौरान वायलेंस हुआ, फोर्स्ड कन्वर्जन्स हुए और अबडक्शन की कंप्लेंट्स सामने आने लगी। दूसरी तरफ करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन ने आम लोगों की कमर तोड़ दी। सबसे पहले स्टूडेंट सड़क पर उतरे, फिर धीरे धीरे पूरा कंट्री असंतोष से भर गया। और इसी दौर में पॉलिटिक्स में खालिदा जिया का उभार हुआ। वो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं थी, बल्कि जियाउर रहमान की विडो थी। BNP ने उन्हें अपना चेहरा बनाया। उनकी स्पीचेस में दर्द थी और गुस्सा भी। पहले मेरे पति को मारा गया और अब डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये बात लोगों के दिल तक पहुंच गई थी। उधर शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना भी एग्जाइल से भारत से लौट आई थीं और आवामी लीग को फिर से संगठित करने लगी थीं। 1980s के आखिरी सालों तक बांग्लादेश की सड़कों पर मैसिव मास मूवमेंट शुरू हो गया। स्टूडेंट, लॉयर्स और अपोजिशन एक साथ खड़े हो गए। नारा एक ही था, इरशाद हटाओ। दबाव इतना बढ़ा कि दिसंबर 1990 में इरशाद को रिजाइन करना पड़ा। मिलिट्री रूल खत्म हुआ और डेमोक्रेसी की वापसी हुई। 1991 में इलेक्शंस में BNP जीती और खालिदा जिया पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई, प्रेसिडेंट की पावर कम हुई, लेकिन माइनॉरिटीज की ग्राउंड रियलिटी नहीं बदली। हमले होते रहे, मंदिर टूटते रहे, पुलिस केसेस दर्ज नहीं करती थी क्योंकि अटैकर्स अक्सर रूलिंग सिस्टम से हुआ करते थे। लोगों को लगा कि हालत नॉर्मल होंगे, लेकिन उम्मीद ज्यादा नहीं टिकी। खालिदा जिया और शेख हसीना की राइवलरी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थी, पर्सनल भी थी। पार्लियामेंट से लेकर स्ट्रीट्स तक टकराव चलता रहा। स्ट्राइक्स, शटडाउन्स और वायलेंसेस ने पूरा 90s घेर लिया था। आखिरकार 1996 में इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगे थे।
आवामी लीग सड़कों पर उतरी, बड़े प्रोटेस्ट हुए और फ्रेश इलेक्शंस कराने पड़ गए। नतीजा, अब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी। बांग्लादेश पॉलिटिक्स ने एक और निर्णायक मोड़ ले लिया था। दोस्तों, फिर इसके बाद साल आया 1996 का। 1996 में जब शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी तो देश के भीतर एक नई होप ने जन्म लिया। लोगों को लगने लगा कि शायद अब बांग्लादेश को स्टेबल डायरेक्शन मिल सकती है, जिसकी तलाश वो इंडिपेंडेंस के बाद से लगातार करते आ रहे हैं। शेख हसीना सत्ता में अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की लेगेसी के साथ आई थी, एक ऐसी लेगेसी जिसमें फ्रीडम का प्राइड भी था और पूरे अधूरे सपने का बर्डन भी। उनके सामने सबसे बड़ी चैलेंज यही थी कि टूटी फूटी डेमोक्रेटिक सिस्टम पर लोगों का भरोसा दोबारा कैसे लौटाया जाए। उन्होंने सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी में एक्टिव रोल दिखाया और इंडिया के साथ रिलेशंस सुधारने की दिशा में कॉरपोरेट स्टेप्स लिए। खासतौर पर गंगा वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट एक बड़ा फैसला था, जिसने दोनों देशों के बीच सालों पुरानी बिटरनेस को काफी हद तक कम कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने 1971 वॉर क्राइम्स के पुराने और दबे हुए केसेस को दोबारा खोलने की कोशिश की ताकि हिस्ट्री के साथ जस्टिस हो सके। लेकिन यह टर्न भी उतना स्मूथ नहीं रहा जितनी उम्मीद की जा रही थी। अपोजिशन में बैठी खालिदा जिया और उनकी बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी ने गवर्नमेंट को लगातार घेरना शुरू कर दिया था। ईयर 2001 के इलेक्शंस में फिर से एक पावर एक बार फिर से फ्लिप हो गई और खालिदा जिया दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गई। लेकिन इस बार उनका शासन पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोवर्सीज से घिरा रहा। उनकी गवर्नमेंट पर करप्शंस के सीरियस एलिगेशंस लगे और ये परसेप्शन मजबूत होने लगा कि पावर कुछ गिने चुने लोगों के इर्द गिर्द कंसंट्रेट होती जा रही है। इसी फेज में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के एक्टिव होने की रिपोर्ट सामने आने लगी, जिससे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पब्लिक के मन में फियर बैठने लगा। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा तारिक रहमान, खालिदा जिया का बेटा, जिसकी प्रेजेंस पावर कॉरिडोर्स में लगातार महसूस की जाने लगी थी। लोगों ने खुलकर शैडो रूलर कहने लगे थे। आवामी लीग ने आरोप लगाया था कि बांग्लादेश धीरे धीरे रेडिकलिज्म और क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। असल टर्निंग पॉइंट आया 2006-2027 के बीच, जब इलेक्शन से पहले केयर टेकर गवर्नमेंट को लेकर मैसिव कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन एक नेचुरल केयरटेकर सिस्टम में होने थे, लेकिन दोनों मेजर पार्टीज यानी कि आवामी लीग और बीएनपी एक दूसरे पर इस सिस्टम को मैनिपुलेट करने का आरोप लगाने लगी थी। सिचुएशंस इतनी बिगड़ गई थी कि कंट्री ऑलमोस्ट अनगवर्नेबल हो गई थी। वायलेंस बढ़ने लगी, इकोनॉमी स्टॉल हो गई और सबसे ज्यादा सफर माइनॉरिटीज को करना पड़ा। आपको बता दें दोस्तों कि 2001 का चुनाव बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए सबसे खतरनाक मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इस बार सत्ता में सिर्फ बीएनपी नहीं आई बल्कि जमात-ए-इस्लामी सीधे पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बन गई थी। दोस्तों, यह बदलाव सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि यह आइडियोलॉजी का भी था। चुनाव के तुरंत बाद जो हुआ उसे ह्यूमन राइट वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्था ने पोस्ट इलेक्शन प्रोग्राम यानी चुनाव के बाद का नरसंहार कहा। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हिंदू विलेजेस पर ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स हुए, घर जलाए गए, टेम्पल्स तोड़े गए, महिलाओं के साथ मास रेप हुआ और लोगों से साफ साफ कहा गया कि आवामी लीग को वोट देने की अब सजा भुगतो। दोस्तों, ये राइट्स नहीं थे, ये टारगेटेड पॉलिटिकल पनिशमेंट था। डेटा के मुताबिक 2001 एंड 2002 के बीच 200 से ज्यादा हिंदू वुमेन के रेप केसेस ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड हुए, जबकि ग्राउंड रियलिटी इससे कहीं ज्यादा मानी जाती है। विक्टिम्स ने बताया कि अटैक रूलिंग अलायंसेस से जुड़े हुए थे, इसलिए पुलिस कंप्लेंट लेने से मना करती थी और कई मामलों में फैमिलीज को चुप रहने की धमकी भी दी जाती थी। दोस्तों, यहाँ रेप सिर्फ क्राइम नहीं था, ये फियर फैलाने का एक हथियार बन चुका था ताकि पूरी कम्युनिटी इलाका छोड़ दे। वहीं इसी दौर में वास्टेड प्रॉपर्टी एक्ट का मिसयूज चरम पर पहुंच चुका था। इंडिपेंडेंट स्टडीज बताती हैं कि 2001 एंड 2006 के बीच हजारों हिंदू फैमिलीज की जमीन फोर्सफुली कब्जाई गई थी। पैटर्न हर जगह एक जैसा था, पहले धमकी, फिर हमला, फिर माइग्रेशन और आखिर में जमीन पर कब्जा। इसी समय एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जैसे JMB यानी जमाउतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और हुज़ीब हरकतुल जिहादुल इस्लामी बांग्लादेश खुलेआम एक्टिव हो गए थे। फिर 2005 में 63 जिलों में एक साथ बॉम्ब ब्लास्ट हुए। ऑफिशियली बताया गया कि टारगेट सब थे, लेकिन सबसे ज्यादा वल्नरेबल हिंदूज थे क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल प्रोटेक्शंस नहीं थे। दोस्तों, सेंसस के नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। 1991 में
हिंदूज 10.5% थे और 2001 में 9.2 रह गए। स्कॉलर्स अनुमान लगाते हैं कि इस दौर में हर दिन औसतन 600 to 700 हिंदूज बांग्लादेश छोड़ रहे थे। इसका खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ा था। वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में बसने वालों में 2001 से 2006 के बीच भारी संख्या में घुसपैठ हुई। बांग्लादेश के सत्याचार को ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट ने इसे एक ही लाइन में समेट दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा, इम्प्यूनिटी बिकेम द नॉर्म, इनजस्टिस द एक्सेप्शन। बहरहाल 2006 और 2007 में केयरटेकर क्राइसिस के बाद आर्मी बैक्ड गवर्नमेंट आई। वायलेंस कुछ हद तक रुकी, एक्सट्रीमिस्ट गिरफ्तार हुए, लेकिन माइनॉरिटीज के घाव भरने का कोई काम नहीं हुआ और यहीं साफ हो गया कि 2001 to 2008 का दौर बांग्लादेश के हिंदूज के लिए सबसे डार्क फेजेस में से एक था। इसी केओस के बीच जर्मनी 2007 में आर्मी ने पर्दे के पीछे से इंटरवेंस किया और एक आर्मी बैक्ड केयरटेकर गवर्नमेंट सत्ता में आ गई। टेक्निकली इसे कू नहीं कहा गया, लेकिन रियल पावर आर्मी के हाथों में ही चली गई थी। इस पीरियड को बांग्लादेश में आज भी इमरजेंसी पीरियड के नाम से याद किया जाता है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज सस्पेंड कर दी गई थी, इलेक्शंस इंडेफिनिट टाइम के लिए पोस्टपोन हो गए थे और करप्शन के नाम पर बड़े बड़े लीडर्स की अरेस्ट शुरू हो गई थी। शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों को जेल में डाल दिया गया। पहली बार ऐसा लगा कि शायद बांग्लादेश पॉलिटिक्स इन दोनों फैमिलीज की ग्रिप से बाहर निकल गई है। आर्मी बैक्ड एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद को रिफॉर्मिस्ट बताया और दावा किया कि अब कंट्री में क्लीन पॉलिटिक्स होगी, पुराने फेसेस हटेंगे और नए लोग आएंगे। इसी माहौल में पॉलिटिक्स के स्टेज पर एक बिल्कुल अलग नाम उभर कर सामने आया, मोहम्मद यूनुस। वही यूनुस जिन्होंने ग्रीन बैंक और माइक्रो फाइनेंस मॉडल के जरिए वर्ल्ड वाइड पहचान बनाई थी और 2006 में नोबेल पीस प्राइज जीता था। इमरजेंसी पीरियड में आर्मी और एलीट क्राइसिस को लगा कि यूनुस एक ऐसा फेस हो सकते हैं जो क्लीन इमेज वाला हो, पॉलिटिक्स से बाहर का हो और इंटरनेशनली रिस्पेक्टेड भी। यूनुस ने एक नई पॉलिटिकल इनिशिएटिव शुरू करने की कोशिश की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी शायद कुछ और थी। बांग्लादेश पॉलिटिक्स सिर्फ गुड आइडियाज से नहीं चलती। यहाँ मास सपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रीट पावर सबसे ज्यादा मैटर करती है। यूनुस की कोशिश ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन इतना क्लियर हो गया कि पावर एस्टेब्लिशमेंट अब पुराने लीडर्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर रहा था। आखिरकार इंटरनेशनल प्रेशर और कंट्री के भीतर बिगड़ते हालात के चलते 2008 में इलेक्शंस कराए गए। पीपल इमरजेंसी, इंस्टेबिलिटी और इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल से पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो चुकी थी और इसी एग्जिशंस का सबसे बड़ा बेनिफिट मिला शेख हसीना को। आवामी लीग ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर ली और हसीना एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बन गई। लेकिन इस बार पहले से कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा पावर और एक क्लियर लेसन के साथ कि बांग्लादेश पॉलिटिक्स में सर्वाइव करने के लिए हाफ मेजर्स नहीं बल्कि कंप्लीट कंट्रोल चाहिए। यहीं से बांग्लादेश की मॉडर्न पॉलिटिक्स का नया फेज शुरू होता है। एक ऐसा दौर जहां डेमोक्रेसी फॉर्मली मौजूद रहेगी, इलेक्शंस भी होंगे, लेकिन पावर पहले से कहीं ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगी। दोस्तों, अब साल आया 2009 का। 2009 में जब शेख हसीना दोबारा सत्ता में लौटी तो लोगों को लगा कि अब बांग्लादेश स्टेबल हो रहेगा। दुनिया में भी यही मान लिया गया। इकोनॉमी तेजी से बढ़ी, जीडीपी ग्रोथ सालों तक 6 to 7% के आसपास रहा, पर कैपिटा इनकम कई गुना बढ़ चुकी थी। गारमेंट इंडस्ट्री ने बांग्लादेश को ग्लोबल एक्सपोर्टर बना दिया था। पॉवर्टी घटी, ये सच है, लेकिन इसी दौर में एक और सच चुपचाप उभरने लगा था, हिंदू माइनॉरिटी का डर। दरअसल शेख हसीना के लौटते ही उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम था 1971 के मुक्ति संग्राम से जुड़े वॉर क्राइम्स ट्रायल्स शुरू करना। सरकार ने कहा कि यह ऐतिहासिक और नैतिक जरूरत है उन हत्याओं, बलात्कारों और अत्याचारों के लिए जो आजादी के वक्त हुए थे। लेकिन अपोजिशन ने इसे पॉलिटिकल रिवेंज बताया, खासकर जब जमात इस्लामी और बीएनपी से जुड़े लोगों को फांसी दी गई और उम्र कैद मिलने लगी तो देश और ज्यादा पोलराइज हो गया। एक वर्ग के लिए यह जस्टिस था और दूसरे वर्ग के लिए सत्ता का हथियार, और ठीक बीच में पिस गया हिंदू। 2013 में वॉर क्राइम्स वर्डिक्ट्स के बाद इस्लामिस्ट गुस्सा सड़कों पर उतर आया था। कई जगह हिंदू घर और मंदिर जला दिए गए। इसी समय शेख हसीना ने एक और बड़ा फैसला लिया, केयरटेकर गवर्नमेंट सिस्टम को खत्म करना। उनका तर्क था कि यह इंस्टेबिलिटी को पैदा करता है और आर्मी को पॉलिटिक्स में घुसने का मौका देता है, जैसा 2007 में हुआ था।
लेकिन अपोजिशन को यही फैसला सबसे ज्यादा डराने वाला लगा, क्योंकि अब इलेक्शंस पूरी तरह रूलिंग पार्टी की निगरानी में होने वाले थे। यही वजह थी कि 2014 का इलेक्शन बेहद कंट्रोवर्शियल बन गया। बीएनपी ने बायकॉट कर दिया और नतीजा यह हुआ कि आवामी लीग को लगभग बिना मुकाबले सत्ता मिल गई। कागजों में डेमोक्रेसी थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि पार्लियामेंट से अपोजिशन गायब हो चुका था। यहीं से बांग्लादेश धीरे धीरे कोऑपरेटिव डेमोक्रेसी से निकलकर वन पार्टी डोमिनेंस की तरफ बढ़ने लगा था। खालेदा जिया के लिए यह दौर सबसे ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। पुराने करप्शन केसेस तेजी से खोले गए, कोर्ट्स, बीमारी, उम्र और पॉलिटिकल प्रेशर सब एक साथ टूट पड़े। 2018 में उन्हें सजा हुई और जेल भेज दिया गया। इसके बाद वे पार्शियली एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर हो गई। इसका सीधा असर पड़ा हिंदूज माइनॉरिटी पर, क्योंकि ट्रेडिशनली हिंदूज आवामी लीग को सपोर्ट करते रहे हैं। फिर हिंसा सामने आने लगी। 2016 में रामू और नरसिंह नगर में सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट के बहाने दंगे भड़क गए। सैकड़ों हिंदूज के घर उजाड़ दिए गए। 2021 की दुर्गा पूजा वायलेंस ने तो सारी हदें पार कर दी थी। कोमिला से लेकर 20 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में मंदिरों पर हमले हुए थे, मूर्तियां तोड़ी गईं, मोहल्ले जला दिए गए। सरकार ने हर बार कहा स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, अरेस्ट्स भी हुए, लेकिन कन्विक्शंस बहुत कम रही और यही सबसे बड़ा डर बना रहा। सेंसस डेटा भी ये कहानी बोलता है। 2001 में हिंदूज 9.2% थे, जो 2011 में घटकर 8.5% रह गए। 2022 में सिर्फ 7.9% रह गए। सरकार खुद को सेक्युलर बताती रही, कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म भी वापस आ गया, लेकिन ग्राउंड पर हिंदूज अक्सर अकेले पड़े रहे। लैंड डिस्प्यूट हुआ तो एडमिनिस्ट्रेशन चुप रहा, भीड़ आई तो पुलिस देर से पहुंची। सोशल मीडिया ने आग को और ज्यादा तेज कर दिया। इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट्स भी साफ कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार की जड़ सिर्फ रिलीजन नहीं, बल्कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। यहाँ का हिंदू कम्युनिटी बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल आवामी लीग के साथ अलाइंड रहा था। हिंदू आवामी लीग को सबसे ज्यादा सेकुलर पार्टी मानते हैं। यूनिस गवर्नमेंट भी कई बार यह मान चुकी है कि माइनॉरिटीज पर अटैक्स के पीछे कम्युनल हार्ट रेट से ज्यादा पॉलिटिकल रिवेंज है। हिंदू कम्युनिटी ने हमेशा से शेख हसीना की आवामी लीग को सपोर्ट किया और इसी वजह से हसीना के जाने के बाद हिंदूज इजीली टारगेट बनाए जाते रहे। अब सवाल सीधा है कि क्या अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या सिर्फ इसलिए किसी को मार दिया जाए क्योंकि उसने दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर दिया? क्या ये हिंदूज की गलती थी कि उन्होंने आवामी लीग का साथ दिया, या ये उनकी गलती थी कि दूसरी पार्टीज उनका भरोसा नहीं जीत सकी? और अगर मान भी लें एक पल के लिए कि यूनिस गवर्नमेंट सही कह रही है, तो यह वायलेंस पॉलिटिक्स की वजह से है, रिलीजन की वजह से नहीं। तो सवाल यह है कि अब माइनॉरिटीज को बचाने के लिए क्या किया गया? क्यों सरकार धृतराष्ट्र की तरह आंखें मूंदे बैठी है? दोस्तों, सच तो यह है कि बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार को किसी एक सरकार, किसी एक पार्टी या किसी एक आइडियोलॉजी पर डालकर समझना सबसे बड़ी भूल होगी। ये समस्या रातों रात पैदा नहीं हुई है और ना ही किसी एक फैसले का नतीजा है। एक लंबी धीरे धीरे बनी हुई प्रोसेस है जो दशकों से अलग अलग रूप में सामने बढ़ती रही है। इसकी पहली परत है कानूनों का दुरुपयोग, चाहे एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट से निकला वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट हो या ब्लस्फेमी जैसे आरोपों का मिसयूज। कानून प्रोटेक्शन देने की बजाय अक्सर हथियार बन गया। जमीनें छीनी गई, लोगों को भगाया गया और बाद में सब कुछ लीगल दिखाने की कोशिश की गई। दूसरी परत है पॉलिटिकल पोलराइजेशन। बांग्लादेश की राजनीति दो ध्रुवों में बटी रही और इस टकराव में माइनॉरिटीज, खासकर हिंदूज, बार बार सॉफ्ट टारगेट बनते गए। कभी उन्हें इंडिया लीनिंग कहा गया और कभी किसी पार्टी का सपोर्टर बनाकर सजा दी गई। सत्ता बदली, लेकिन इस सोच में बड़ा बदलाव नहीं आया। तीसरी परत है सोशल साइलेंस। हमले होते रहे, मंदिर टूटते रहे, परिवार उजड़ते रहे, लेकिन अक्सर समाज का एक बड़ा हिस्सा चुप रहा। डर, कन्वीनियंस और राजनीतिक लोकेलिटी ने एम्पैथी को पीछे ढकेल दिया। जब समाज बोलना बंद कर देता है, तब हिंसा को नॉर्मल होने में जरा सी देर नहीं लगती। इन सब के ऊपर जो सबसे खतरनाक तत्व है वो है इम्प्यूनिटी, यानी दंडहीनता। ह्यूमन राइट्स वॉच की वो पंक्ति आज भी सबसे सटीक लगती है, इम्प्यूनिटी बिकेम द नॉर्म, जस्टिस द एक्सेप्शन। यानी दंडहीनता सामान्य बन गई है और न्याय एक अपवाद। हमलावरों को पता है कि सजा की संभावना बेहद कम है, एफआईआर नहीं होगी, केसेस लटकेंगे और कुछ समय बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा। यही भरोसा हिंसा को और ज्यादा ताकत देता है।
सच यही है कि जब तक अटैकर्स को डर नहीं होगा तब तक विक्टिम्स को डर बना रहेगा। और जब किसी देश में एक समुदाय लगातार डर के साथ जीने लगे तो सवाल सिर्फ अल्पसंख्यकों का नहीं रहता, सवाल उस लोकतंत्र और उस राज्य की आत्मा पर आकर टिक जाता है। अगर आप देश सेवा IAS IPS बनकर करना चाहते हैं तो ये वक्त है उठ खड़े होने का, खुद को साबित करने का और अपनी UPSC CSC की तैयारी को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का। क्योंकि अब स्टडी IQ IAS हिंदी लेकर आया है UPSC IAS की संपूर्ण तैयारी के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जो आपके लिए साबित होगा प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का वन स्टॉप सॉल्यूशन। मगर ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, यह है एक गेम चेंजर। क्योंकि इस प्रोग्राम को तैयार किया गया है हर स्तर के उम्मीदवारों के लिए, चाहे आप शुरुआत कर रहे हो या एडवांस लेवल पर हो। फाउंडेशन से लेकर आंसर राइटिंग और इंटरव्यू तक हर मोड़ पर आपको मिलेगा कंप्लीट कवरेज। स्टडी IQ का ये लाइव फाउंडेशन कोर्स आपको देता है 1000 से अधिक घंटे की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, वो भी अपने भरोसेमंद एजुकेटर्स के साथ। GS फाउंडेशन, CSET, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। और सबसे खास बात, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, मतलब हर कैंडिडेट को मिलेगा अपना खुद का मेंटर जो आपको प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक हर मोड़ पर आपकी मदद करेगा। इन सब के अलावा तैयारी को परखने के लिए मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों का फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज, 75+ प्रीलिम्स टेस्ट और 12 मेंस टेस्ट सीरीज, वो भी टाइम बाउंड इवैल्यूएशन के साथ। इस कोर्स में फाइनल स्टेज यानी इंटरव्यू की तैयारी है फुल ऑन। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी IGP, जिसमें शामिल है डेफ डिस्कशन, मॉक इंटरव्यूज और ब्यूरोक्रेट्स व सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से सीधा इंटरेक्शन। अब अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो चेकआउट पर इस्तेमाल कीजिए कूपन कोड विरद लाइव और पाइए कुछ खास डिस्काउंट। तो इंतजार किस बात का, अभी लॉग इन कीजिए www.studyiq.com पर या डाउनलोड करें स्टडी IQ ऐप।